तो हेलो गाइस, स्वागत है सबका फिर से मैं एक न्यू वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ। हमारी वीडियो में खून खराब और रोमांटिक सीन है, 10+ मोमेंट है। तो अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो अपने पेरेंट्स की परमिशन लेके देखना। तो चलो अब वीडियो एंजॉय करो। शौर्य इस वक्त दोबारा से उसी घने जंगल में पहुंच गया था जहां पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, और तो और शौर्य को कुछ भी नहीं दिख रहा था सिवाय चांद की हल्की रोशनी के। लेकिन वो चांद की रोशनी भी ठीक से जमीन पर नहीं आ रही थी क्योंकि वहां बहुत ज्यादा पेड़ थे। और तो और शौर्य ने आज से पहले कभी भी ऐसे मोटे तने वाले पेड़ नहीं देखे थे, और तो और कुछ मोटे पेड़ के बीच में तो बहुत सारी जगह भी थी जिसमें शौर्य छिपकर अपना काम चला रहा था। हे भगवान जी, प्लीज प्लीज जल्दी से दिन कर दो, मैं बस यहाँ से जाना चाहता हूँ। शौर्य हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता है, लेकिन इतने में ही शौर्य के हाथ में वही मोटा कीड़ा आ जाता है और वो शौर्य को देखने लगता है। ओह, तुम बाहर आ गए। शौर्य मोटे कीड़े को देखते हुए कहता है, हाँ तो तुम्हें क्या लगता है मैं दिन भर तुम्हारे नीडल कोड में सड़ता हूँ? वो मोटा कीड़ा जैसे ही शौर्य को ये बात कहता है, शौर्य वहीं जम जाता है। एक मिनट रुक जाओ, क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो? शौर्य उस मोटे कीड़े को देखते हुए कहता है, एक मिनट, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ? नहीं, मैं तो तुमसे अपनी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी बातों को समझ कैसे रहे हो? वो मोटा कीड़ा शौर्य को देखते हुए फिर से कहता है, मुझे क्या पता, तुम बाहर आए, तुमने जो कहा वो मैं समझ रहा हूँ, और मैं जो कह रहा हूँ वो भी तुम समझ रहे हो। मतलब हम दोनों एक दूसरे के लैंग्वेज के जरिए एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं ना? शौर्य उस मोटे कीड़े को देखते हुए कहता है, जो भी है, तुम इस वक्त बहुत ज़्यादा गलत जगह पे हो। अगर मेरी प्रजाति यहाँ आ गई या फिर मेरा झुंड यहाँ आ गया तो तुम मुसीबत में पड़ सकते हो, और मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। वो मोटा कीड़ा शौर्य को देखते हुए कहता है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं बचा रहूं? क्योंकि तुम खुद देख रहे हो मैं कमज़ोर हूँ। शौर्य उस मोटे कीड़े को देखते हुए कहता है और फिर वहीं बैठ जाता है। देखो, तुम्हें अगर जिंदा रहना है तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मैं इस जंगल में बहुत समय से हूँ। अगर तुम इसी तरह इस पेड़ के बीचों बीच उधम मचाते रहे तो हमें पता, मतलब मेरे झुंड को पता चल जाएगा कि तुम यहाँ हो। मेरी झुंड ज़्यादातर ज़मीन के नीचे ही अपना समय बिताती है, और अगर उन्हें कोई भी हलचल मिलती है आसपास तो वो उस तरफ बढ़ जाते हैं, वो भी ज़मीन के अंदर से ही। इसलिए तुम यहाँ पर ज़्यादा दौड़ भाग या फिर ज़्यादा चल नहीं सकते हो। वो मोटा कीड़ा शौर्य से कहता है, ठीक है, समझ गया, मैं बस एक जगह बैठा हूँ, ठीक है? शौर्य उस मोटे कीड़े को देखते हुए कहता है। उसके बाद काफ़ी देर तक शौर्य और वो मोटा कीड़ा वहीं पर बैठे रहते हैं। वैसे तुम्हारा नाम शौर्य है ना? वैसे तुमने मुझे मारा क्यों नहीं, जबकि सारे इंसान ये जानते हैं कि मैं कितना ज़्यादा खतरनाक हूँ, या फिर मेरे झुंड कितने ज़्यादा खतरनाक है। अगर मेरे झुंड का कोई एक भी उन इंसानों के हाथ लग जाता है तो वो उसे देवता बना के रखते हैं ताकि वो उसे टेम कर सकें। लेकिन अजीब बात यह है कि जब मैं तुम्हारे हाथों टेम हुआ तो तुम्हारे चेहरे पे खुशी नहीं थी, ऐसा क्यों? वो मोटा कीड़ा शौर्य को देखते हुए कहता है, देखो, असल में तुम पहले बीस्ट हो जिसे मैंने टेम किया है, और मुझे कसम से, मतलब बीस्ट टेमर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। शौर्य मोटे कीड़े से कहता है, अच्छा, इसलिए तो मुझे देखकर तुम्हारी आंखों में मुझे कोई लालच नहीं दिखा। मुझे तो तुम्हारी आंखों में सिर्फ मासूमियत दिख रही थी, जहाँ पर तुम बस मेरी जान बचाना चाहते थे। इतना कहकर वो मोटा कीड़ा शौर्य के हाथ पर जाकर सो जाता है। देखते ही देखते दिन हो जाती है और शौर्य वापस से उसकी हॉस्पिटल रूम में आ जाता है जहाँ पर वो बैठा हुआ था। शौर्य ये सब देख के राहत की सांस लेता है और डेट चेक करता है। थैंक गॉड, सिर्फ रात भर मैं वहाँ था, और जब मैं यहाँ आया तो सिर्फ यहाँ दिन हुआ है। कम से कम पिछली बार की तरह 2 दिन तो नहीं बीते हैं। शौर्य मन ही मन सोचता है और फिर वहाँ से उठ के जाने लगता है। लेकिन तभी शौर्य का ध्यान उसकी बहन पर पड़ता है। उसकी बहन वहाँ नहीं थी जहाँ पर उसकी बहन को होना चाहिए था। तभी शौर्य को दरवाजे खुलने की आवाज़ आती है। शौर्य जैसे ही उस तरफ पलट के देखता है, वो देखता है कि वहाँ पर डॉक्टर अनिकेत, डॉक्टर संजीव और डॉक्टर अनन्या उस दरवाजे से अंदर आते हैं, और वो सभी लोग जैसे ही शौर्य को देखते हैं उनकी आंखों में खुशी साफ झलकने लगती है। अनन्या तो जल्दी से आगे जाकर शौर्य को गले लगा लेती है और रोने लगती है। शौर्य, मुझे वादा करो, तुम दोबारा मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना? तुम वादा करोगे ना? अनन्या शौर्य को बिना छोड़े कहती है, हाँ दीदी, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। शौर्य हल्का सा ऑकवर्ड होते हुए अपनी बहन को कहता है। उसके बाद उसकी बहन उसे छोड़ती है और फिर उससे ऊपर से नीचे तक चेक करने लगती है। शौर्य,
हम पे तो हमला हुआ था ना, तुम मतलब मैं जिंदा कैसे हूँ, तुम भी ठीक ठाक लग रहे हो, तो फिर वहाँ आखिर हुआ क्या था? अनन्या शौर्य से पूछती है। लेकिन इतने ही में, वो सब छोड़ो अनन्या, तुम्हें पता नहीं है शायद कि तुम्हारे भाई ने किया क्या है। इस वक्त तुम दोनों जिंदा हो, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, इससे ज़्यादा मत सोचो। और रही बात तुम्हारे भाई ने क्या किया है, तो तुम स्कूल जाके खुद क्यों नहीं पता लगा लेती? डॉक्टर अनिकेत डॉक्टर अनन्या से कहते हैं। जब डॉक्टर संजीव ने यह कहा कि शौर्य ने कुछ किया है, तो डॉक्टर अनन्या थोड़ी घबरा गई थी और वो सीरियस लुक के साथ डॉक्टर संजीव को ही देखे जा रही थी। लेकिन डॉक्टर अनिकेत ने जब ये कहा कि उसे इसके लिए स्कूल जाना होगा, तो उसे और भी बड़ी टेंशन हो गई। शौर्य, तुमने स्कूल में कुछ किया तो नहीं है ना? डॉक्टर अनन्या शौर्य से कहती है। इससे पहले कि डॉक्टर अनन्या और भी कुछ आगे कह पाती, उस कमरे में और भी कोई आ जाता है। प्रिंसिपल रंजित, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या शौर्य ने स्कूल में कुछ बड़ा हंगामा कर दिया है? डॉक्टर अनन्या शौर्य की तरफ देखते हुए और फिर प्रिंसिपल रंजित की तरफ देखते हुए कहती है, जो कि उसी स्कूल के प्रिंसिपल थे जहाँ पर शौर्य पढ़ता था। अरे नहीं, इसने कोई बड़ा हंगामा नहीं किया है। आपके कहने पे हमने इसे कभी भी स्कूल से नहीं निकाला। और तो और लगातार 4 साल हमारे स्कूल में पढ़ने के बाद भी इसने एक भी मॉन्स्टर या फिर एक भी एनिमल को टेम नहीं किया। और आप तो जानती हैं, अगर हमारे मॉन्स्टर टेम स्कूल में किसी को रहना है तो 5 साल के अंदर अंदर उसे किसी ना किसी मॉन्स्टर या फिर किसी ना किसी एनिमल को टेम करना ही होता है। और ये इसका आखिरी साल था। करीब 2-3 महीने में इसका ये साल ख़त्म हो जाता और इसे मजबूरन स्कूल से निकलना पड़ता। लेकिन मेरे कुछ कामों की वजह से मैंने अपने कुछ टीचर्स को सौंपे थे। उनमें से एक टीचर, जो कि शौर्य को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, उसने शौर्य के साथ बहुत बुरा किया और मैं उसी की माफ़ी मांगने आया हूँ। और तो और उसने शौर्य को स्कूल से निकाल तक दिया था, वो भी मेरे पावर का इस्तेमाल करके। इसलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और एक्चुअली में शौर्य ने 2 लोगों को पीटा है। उनमें से एक को तो हमने संभाल लिया क्योंकि वो बड़े फैमिली से नहीं था, लेकिन दूसरा, जिसका नाम विक्रम है, वो अग्रवाल फैमिली से आता है। इसलिए हमें उससे थोड़ी परेशानी हो सकती है क्योंकि उसने अब अपनी सारी हदें पार कर दी है और वो अपने बेटे को पिटने वाले को ढूंढ रहा है। प्रिंसिपल रंजित की बात को सुनने के बाद वहाँ हर कोई जो खड़ा था वो थोड़ा टेंशन में आ जाता है। अगर शौर्य ने अग्रवाल फैमिली के बच्चे को पीटा है, मतलब अग्रवाल फैमिली शांत तो नहीं बैठने वाली। डॉक्टर रंजित सबकी चुप्पी तोड़ते हुए कहते हैं। उसके बाद अनन्या सीधे शौर्य की तरफ मुड़ती है। शौर्य, तुमने उन दोनों को आखिर पीटा क्यों? मतलब मैं जानती हूँ तुम्हें सब तंग करते होंगे, लेकिन इस तरीके से पीटने का कोई रीज़न तो होगा ना? डॉक्टर अनन्या प्यार से शौर्य को देखते हुए कहती है। वो दीदी, इससे पहले कि शौर्य आगे भी कुछ कह पाता, प्रिंसिपल रंजित सबका ध्यान अपने तरफ दोबारा ले लेते हैं। देखिए, वहाँ जो भी हुआ वो मैं आपको एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता हूँ। मतलब ये बात अभी तक हमारे कॉलेज से बाहर गई नहीं है और मैं ये चाहता हूँ कि डॉक्टर अनिकेत के अलावा ये बात सिर्फ हमें पता है, इसलिए ये बात हम आपको बता नहीं सकते हैं। लेकिन वहाँ जो भी हुआ वो सब कुछ आप खुद कैमरे में देख ले तो अच्छा रहेगा। और वहाँ पर वो लड़ाई भी क्यों हुई थी वो भी आप साफ साफ पता लगा सकते हैं उस चीज़ों का। प्रिंसिपल रंजित बाकी सबको देखते हुए कहते हैं। उसके बाद सारे डॉक्टर्स उनकी इस बात के लिए मान जाते हैं। उसके बाद वो सभी लोग इकट्ठे वहाँ से निकलते हैं। शौर्य को उनके साथ जाने में थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था क्योंकि वो स्कूल से तो बहुत ज़्यादा ताव में निकला था, लेकिन अब वो वापस स्कूल जा रहा था, जिसके कारण उसे थोड़ा अजीब तो लग रहा था। लेकिन इतने में ही सामने से एक डॉक्टर के कोट में एक आदमी दौड़ते हुए आता है। शौर्य इस आदमी को भी अच्छे से पहचानता था। ये वहाँ का रिसेप्शनिस्ट था जहाँ पर अनन्या का लैब था। डॉक्टर संजीव, एक्चुअली में आपने जो कहा था कि डॉक्टर अनन्या के आने के बाद के सीसीटीवी फुटेज आपको चाहिए, वो मिल नहीं रहे। मतलब उसके बाद के सारे सीसीटीवी फुटेज मतलब थोड़े ख़राब हो गए, जिसमें कुछ भी देखा नहीं जा सकता है। और तो और उस दिन डॉक्टर अनन्या के आने के बाद और डॉक्टर अनिकेत के आने के बाद वहाँ पर नेटवर्क इशू भी हो गया था, जिसके कारण मैं किसी को भी कॉल नहीं लगा पा रहा था, जिसके लिए मुझे डॉक्टर अनन्या को भी कॉल लगाने के लिए मुझे खुद पूरे हॉस्पिटल से बाहर जाना पड़ा। रिसेप्शनिस्ट के इस बात को सुनने के बाद डॉक्टर संजीव बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। इस दिव्य पत्थर की तो ये बहुत ज़्यादा चालाक है, इसे पकड़ना। हाँ, इतना क्या कर डॉक्टर संजीव अनन्या की तरफ देखते हैं। माफ़ करना डॉक्टर अनन्या, शायद मुझे जाना होगा। डॉक्टर संजीव इतना क्या कर वहाँ रुकते नहीं हैं और वहाँ से जल्दी से चले जाते हैं। दूसरी तरफ शौर्य
जिसने दिव्य पत्थर का नाम अभी भी सुना था। दिव्य पत्थर का नाम सुनते ही शौर्य के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो इस बात के लिए श्योर था कि अब वो बचा रहेगा, क्योंकि वहाँ की सारी सीसीटीवी फुटेज मिटा दी गई है। उसके बाद शौर्य, अनन्या और बाकी सब लोग एक अलग अलग रूम में जाते हैं ताकि वो लोग तैयारी कर सके वापस स्कूल जाने की। शौर्य भी अपनी बहन का लैपटॉप लेके एक अलग रूम में चले जाता है और वहाँ पर वो कुछ रिसर्च करने लगता है। रिसर्च के दौरान शौर्य को ये सब पता चलता है कि अगर कोई न्यूरो कोड जनरेट कर भी ले तो भी वो किसी भी मॉन्स्टर से बात नहीं कर सकता, किसी भी एनिमल से बात नहीं कर सकता, और तो और ये एबिलिटी किसी के पास आज तक आई नहीं है। और तो और शौर्य जितनी भी न्यूरो कोड की ज़रूरी जानकारी होती है, शौर्य उन्हें जल्दी जल्दी खंगालने लगता है। जब हम अपने न्यूरो कोड को जनरेट करते हैं तो न्यूरो कोड के साथ साथ हमारे न्यूरो कोड के अंदर एक बीस्ट भी जन्म लेता है। लेकिन मेरे न्यूरो कोड के अंदर तो कोई बीस्ट है ही नहीं। शौर्य मन ही मन सोचता है और अपनी आंखें बंद करके वो अपने न्यूरो कोड पर ध्यान लगाता है। वो अपने न्यूरो कोड के अंदर आंखें करता है और फिर शौर्य को वहाँ पर बहुत सारी रोशनी दिखती है जिसके साथ वो मोटा कीड़ा खेल रहा था। उसके बाद शौर्य दोबारा से पूरे इंटरनेट को खंगालता है, जहाँ पर शौर्य को यही दिखता है कि आज तक जिसने भी न्यूरो कोड जनरेट किया है उसके न्यूरो कोड में कोई ना कोई बीस्ट जन्म लेता ही है, वो भी 1 घंटे के अंदर अंदर। लेकिन मेरे न्यूरो कोड में कोई बीस्ट नहीं है। शौर्य मन ही मन सोचता और फिर अपने न्यूरो कोड को दोबारा से खंगालने लगता है। लेकिन तभी शौर्य का ध्यान एक अजीब सी चीज़ पे जाता है। क्या न्यूरो कोड चमकते हैं? मतलब न्यूरो कोड की अंदर की दुनिया चमकती है? शौर्य जैसे ही ये चीज़ इंटरनेट पर टाइप करता है, वहाँ पर नहीं का ऑप्शन आ जाता है। मतलब ये जो रोशनी है, कहीं यही मेरी बीस्ट तो नहीं है? और तो ये मोटा कीड़ा उसी के साथ हमेशा खेलते रहता है। उसके बाद शौर्य अपने हाथों को आगे करता है, जहाँ पर मोटा कीड़ा तुरंत आ जाता है। अच्छा सुनो, तुम किसके साथ खेलते रहते हो? मतलब उस रोशनी के साथ, या इससे पहले कि शौर्य और भी कुछ कहता, तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है क्या? वो एक बच्ची है। उस मोटे कीड़े की बात को सुनने के बाद शौर्य शॉक्ड रह जाता है। बच्ची है? लेकिन वहाँ तो बीस्ट होना चाहिए ना। शौर्य उस मोटे कीड़े से कहता है, देखो मुझे तंग मत करो, मैं अभी खेल रहा था उसके साथ, समझे? तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। वो बीस्ट है कुछ भी है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे साथ खेलने के लिए कम से कम उस न्यूरो कोर में कोई तो है। तुम तो किसी भी मॉन्स्टर या फिर किसी भी एनिमल को टेम करने से रहे। इतना कहकर वो मोटा कीड़ा शौर्य के हाथों से फिर गायब हो जाता है। उसके बाद शौर्य ये तो समझ गया था कि उसका जो बीस्ट है वो तैयार हो रहा है, लेकिन वो इस वक्त लाइट फॉर्म में है। उसके बाद शौर्य इंटरनेट पे फिर से कुछ चीज़ें सर्च करता है, जैसे क्या कोई भी बिना न्यूरो कोड डिवाइस के बीस्ट को बाहर निकाल सकता है। शौर्य जैसे ही टाइप करता है वहाँ पर साफ साफ नहीं आ जाता है, वहाँ पर नो ऑप्शन आ रहा था। मतलब कोई भी बिना न्यूरो कोड डिवाइस के अपने बीस्ट को न्यूरो कोड से बाहर निकाल ही नहीं सकता है। लेकिन मैं तो इसे अपने हाथों से कंट्रोल कर सकता हूँ। मतलब मैं अपने हाथों को जैसे आया करता हूँ मेरे हाथ में। इससे पहले कि शौर्य और भी कुछ कहता, शौर्य के हाथों में फिर से वही मोटा कीड़ा आ जाता है। तुम मुझे बार बार तंग क्यों कर रहे हो? वो मोटा कीड़ा शौर्य को दांतते हुए कहता, सॉरी। इतना कहकर शौर्य उसे जल्दी से वापस भेज देता है। यही हो रहा है मेरे साथ, मैं इसे आसानी से भुला पा रहा हूँ, वो भी उसके बारे में सोच कर ही। लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं है ना। शौर्य मन मन सोचता है, अगर इस दुनिया में कोई भी न्यूरो कोड जनरेट कर लेता है तो उसे न्यूरो कोड को कंट्रोल करने के लिए एक डिवाइस की जरूरत पड़ती है, जहाँ पर उस डिवाइस को न्यूरो कोड से कनेक्ट करने के बाद ही न्यूरो कोड के अंदर जितने भी मॉन्स्टर बीस्ट रहते हैं उन्हें वो लोग अपने न्यूरो कोड डिवाइस के जरिए बाहर बुला सकते हैं। और तो और जो भी कोई न्यूरो कोड जनरेट करता है वो अपने न्यूरो कोड के अंदर सिर्फ 3 बीस्ट को ही रख सकते हैं। अच्छा, मतलब मेरे न्यूरो कोड में इस वक्त एक बीस्ट है और एक बीस्ट जो जन्म ले रहा है, तो एक तरीके से 2 बीस्ट है मेरे न्यूरो कोड के अंदर। तो अब क्या मैं सिर्फ एक ही बीस्ट पालतू बना सकता हूँ? शौर्य मन ही मन सोचता है। उसके बाद वो इंटरनेट पर और भी कुछ चीज़ें खंगालता है, लेकिन उसे ज़्यादा कुछ और काम का नहीं मिलता है। जो भी उसके काम का था वो उसे पता चल चुका था। लेकिन ये जानकारी लेने के बाद भी मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। मेरा न्यूरो कोड इस सबसे अलग क्यों है? शौर्य मन ही मन सोचता है। लेकिन तभी शौर्य की घंटी बजती है। कहीं वो पत्थर, वो आखिरी पत्थर का टुकड़ा जो दिव्य पत्थर ने मुझे दिया था, वो कहीं वही मेरा न्यूरो कोड तो नहीं बन गया? शायद इसी की वजह से मेरा ये न्यूरो कोड बाकियों से स्पेशल है। शौर्य मन ही मन सोचता है। चलो, शुक्रिया दिव्य पत्थर, तुमने कुछ तो अच्छा काम किया। इतना कहकर शौर्य अपनी जगह से उठता है और अंगड़ाई लेता है। लेकिन मुझे अब भी एक बात समझ नहीं आ रही है।
मैं उस जगह क्यों पहुंच जाता हूँ रात के 12 बजे के बाद और सुबह 9 बजे वापस आ रहा हूँ? मतलब मुझे ध्यान रखना है मैं किसी ऐसी जगह ना जाऊँ जहाँ पर कैमरे हों, क्योंकि अगर मैं वहाँ से गायब होकर उसी जगह वापस आऊँगा तो कैमरे में ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो मुझे बस ध्यान रखना है कि रात के 12 बजे मैं अकेला रहूँ और जब तक दिन ना हो जाए तब तक वहाँ कोई ना आए। शौर्य मन ही मन सोचता है। उसके बाद शौर्य को एक और चीज़ें याद आती है, जहाँ पर दिव्य पत्थर उसे ये बोल रहा था कि शौर्य की वजह से उसे एक मौका मिला है और वो दिव्य पत्थर खुद शौर्य को एक मौका देना चाहता है। लेकिन ताकतवर बनना ना बनना ये उसकी किस्मत है और उसे अपनी किस्मत खुद लिखनी होगी। दिव्य पत्थर की इस बात को याद करने के बाद शौर्य समझ जाता है कि उस दिव्य पत्थर ने जानबूझ के ये सब कुछ किया है ताकि शौर्य समय में पीछे जाकर उन बहुत ज़्यादा खतरनाक बीस्तों को टेम कर सके और इस जगह वापस आने के बाद कोई भी शौर्य का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चलो सारी मिस्ट्री सुलझ गई, लेकिन अभी मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। मतलब अगर समय के आगे जाकर सभी बीस्ट या फिर सभी जो जानवर हैं वो म्यूटेट होकर एक मॉन्स्टर में बदल गए हैं, तो फिर समय के पीछे वो म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स क्यों हैं? मतलब डायनासोर भी म्यूटेट हो गए, लेकिन ऐसा क्यों? जबकि ये सब कुछ तो समय के आगे हुआ था, समय के पीछे ऐसा सब ये सब क्यों हो रहा है? श्योर मन ही मन सोचता है, छोड़ो मुझे क्या, मुझे तो बस वहाँ सर्वाइव करने के लिए कुछ चाहिए होगा जिससे मैं वहाँ जिंदा रह सकूँ। लगता है ये मिस्ट्री रह जाएगी। शौर्य मन ही मन सोचता है, क्योंकि शौर्य की दुनिया में समय के साथ साथ लाखों करोड़ों साल बाद धरती पे जो भी जानवर थे वो म्यूटेट होना शुरू हो गए थे। लेकिन ये बहुत बाद की बात है इस समय की, लेकिन समय में पीछे क्या है क्या नहीं वो शौर्य को नहीं पता और ना ही इसके बारे में आज तक किसी ने किसी से कुछ कहा है। शौर्य ने बस इतना ही पढ़ा है कि डायनासोर्स म्यूट्योर के हमले के द्वारा मारे गए थे, इसलिए डायनासोर्स उस समय म्यूटेट हुए थे या नहीं हुए थे शायद वो किसी को भी नहीं पता चला होगा, क्योंकि म्यूट्योर के हमले की वजह से वो सभी उस टाइम मर गए होंगे। शौर्य ये थोड़ी बनाकर सीधे रूम से निकलता है जहाँ पर सभी लोग उसका वेट कर रहे थे। डॉक्टर निकेत, डॉक्टर अनन्या और प्रिंसिपल रंजीत। प्रिंसिपल रंजीत जैसे ही शौर्य को देखते हैं वो खुश हो जाते हैं और फिर उन सबको अपनी गाड़ी में बैठाकर सीधे स्कूल ले जाते हैं। वैसे अनन्या, हमारे 1 स्टार सिटी का सबसे टैलेंटेड बच्चा कौन है जो कि आगे तक बढ़ गया है? प्रिंसिपल रंजीत डॉक्टर अनन्या से पूछते हैं। मुझे उसके बारे में पता तो है, मतलब वो हमारी शहर के 5 स्टार बीस्ट टिमर स्कूल्स में से आता है और तो और वो इतना टैलेंटेड था कि उसने करीब 19 साल में ही अपनी नीडो को जनरेट कर लिया और तो और वो इस 1 स्टार सिटी को क्रॉस करके 2 स्टार सिटी में चला गया है और हर साल जब टूर्नामेंट होते हैं तो हमें उसका टूर्नामेंट दिखाया जाता है क्योंकि वो हमारे शहर से वहाँ पहुँचा है। इसलिए उससे ज़्यादा टैलेंटेड तो मुझे कोई लगता नहीं है इस शहर के अंदर। डॉक्टर अनन्या प्रिंसिपल को देखते हुए कहती है, सही कहा डॉक्टर अनन्या। प्रिंसिपल रंजीत की इस बात को सुनने के बाद डॉक्टर अनन्या थोड़ी हैरान दिखने लगती है, क्योंकि उसे यही समझ नहीं आ रहा था कि आखिर प्रिंसिपल रंजीत उससे ये सारी सवाल क्यों पूछ रहे हैं, जबकि इन चीज़ों के बारे में तो यहाँ के बच्चों को पता है। कुछ देर बाद सभी लोग स्कूल पहुँच जाते हैं और स्कूल में एंटर करते ही प्रिंसिपल रंजीत को अपने सामने एक आदमी दिखता है। उसका नाम आदर्श अग्रवाल था और वो उसी विक्रम का डैड था। आदर्श, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रिंसिपल रंजीत आदर्श अग्रवाल को देखते हुए कहते हैं, अच्छा तो तुम अब अनजान बनने का नाटक कर रहे हो, जबकि तुम्हें सब कुछ पता है कि यहाँ पर क्या हुआ। मेरा बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है और तुम ये कह रहे हो कि मैं उसे छोड़ दूँ जिसने मेरे बेटे का वो हाल किया है। आदर्श अग्रवाल प्रिंसिपल रंजीत को देखते हुए कहता है, वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारी आवाज़ पहले से बहुत ज़्यादा बदल गई है। ऐसा लग रहा है कि तुम वो दिन भूल चुके हो जब तुम्हें अपने बेटे का एडमिशन यहाँ करवाने में ही सालों का समय लग गया था। प्रिंसिपल रंजीत आदर्श अग्रवाल को देखते हुए कहते हैं, वो बात की बात है बेवकूफ़, लेकिन अभी मैं इस शहर का सबसे बड़ा डॉन हूँ और तो और मेरे सामने अब तुम्हारे बोलने की भी हैसियत नहीं रह गई है। आदर्श अग्रवाल प्रिंसिपल रंजीत को देखते हुए कहता है। इतने ही में आदर्श अग्रवाल के हाथ में एक डिवाइस दिखना शुरू होता है जिसे वो अपने पॉकेट से निकालता है और तभी आदर्श अग्रवाल के सीने से एक रेड लाइट निकलती है और वो लाइट सीधे नीचे जाकर एक मोटे से चोंच वाले चिड़िया का रूप ले लेती है। एक बीस्ट, वो भी उड़ने वाला। लेकिन
उस बीस्ट को देखकर ज्यादा लोग शॉक्ड नहीं हुए थे। वो बीस्ट उड़ने के लिए नहीं बल्कि किसी को भी जान से मारने के लिए जाना जाता था। वो किसी को भी आसानी से चोच मार मार के और उन्हें तरपा तरपा के जान से मार देता था। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे भिड़ना चाहिए प्रिंसिपल रंजीत। अच्छा यही होगा कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। जिसने भी मेरे बेटे पे हाथ उठाने की कोशिश की है वो आज जिंदा नहीं बचेगा।